पंजाब यूनिट से कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और आज के विषय से संबंधित अपने विचार रखें। माननीय जसविंदर बरियाना जी, उम्मीद है कि भी आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात समाप्त करेंगे। बात लेना चाहता हूँ नरेश खोखर जी को और सभी जो इस कार्यक्रम के जिन्होंने प्रबंध किया है, जो प्रबंधक है वो बधाई के पात्र है कि इन्होंने 1 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी दिन से वो इस समागम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और कोई भी समागम जो है वो सफल तभी होता है जब आप लोगों का सहयोग होता है। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सहयोग, मैं कहना चाहता हूँ कि सहयोग जो है जो वो 3 प्रकार का होता है। एक तो मन से होता है, दूसरा धन से होता है और तीसरा तन से होता है। जब ये तीनों सहयोग मेल खाते हैं तभी जो कोई भी प्रोग्राम है सफल हो पाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं ये जो सभी टीम बैठी है, हमारे जो सीनियर है, मैं इनके लिए एक क्लैपिंग जरूर चाहूँगा आप लोगों से कि इनके लिए क्लैपिंग लाई जाए, क्योंकि ये लोग चिंतित है समाज के लिए, उस समाज के लिए चिंतित है। हम लोग भी उनके साथ हैं। ये तारीफ सिर्फ इसलिए है कि उनकी ये हौसला अफजाई नहीं है, उनको सिर्फ ये बताना है कि हम आपके साथ हैं और आप अपने कार्य कीजिए और हम आपके साथ, आपके कार्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो मैं सभी साथियों को फिर से बधाई देता हूं। और समता सैनिक दल जो है, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब सुख शिंदे जी हैं, उन्होंने समता सैनिक दल में बताया, और महासचिव जो साढ़े अपने सदस्य हैं केंद्रीय कमेटी के वीरेंद्र कुमार जी पंजाब से हैं, तो वो भी साथ साथ जो है दल के बारे में बता रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि किसी विद्वान ने लिखा है कि महत्व इस बात का नहीं है कि हमने कितना सफ़र तय किया, कि हम बहुत सफ़र तय कर लिया, बहुत आगे बढ़ गए। महत्व इस बात का नहीं है कि हमने कितना सफ़र तय किया, महत्व इस बात का है कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो रास्ता, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता हमें बताया, कि हम उस रास्ते पर हैं जो उस रास्ते से भटक गए हैं। अगर भटक गए हैं तो हमें उस का मंथन करना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि हमें मंथन करना चाहिए कि हम भटक तो नहीं गए हैं अपने रास्ते से। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बाद ये कारवा यहाँ तक खींच कर लाया हूँ। अगर आप इस कारवा को आगे ना बढ़ा सके तो इसे पीछे ही मत जाना, यहीं छोड़ देना। तो हमारा ये कर्म बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि हम बाबा साहब के उन शब्दों को आगे बढ़ाएं और समता सैनिक दल के जरिए हम जो समाज के अंदर जो समाजोक्रीतियाँ हैं, जो आज का विषय है, बाबा साहब की दृष्टिकोण से जो समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो मनुवादी सरकारें हैं, आप सभी जानते हैं, आप अखबारों में, पेपरों में, टेलीविज़न में और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे हम लोगों के साथ अन्याय होता है। कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है, कोई रोड पर से नहीं निकल देता है, कोई बोलता है चप्पल पहन कर नहीं जाना है। ऐसे हालात जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो दल है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर घर का जो एक मेंबर है वो समता सैनिक दल का, हर घर का एक मेंबर समता सैनिक दल का मेंबर ज़रूर होना चाहिए। उनकी जो फ़ीस है वो 130 रुपये है। और मैं पंजाब की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि हम सभी को समता सैनिक दल के मेंबर बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा से जो मेंबरशिप है उसे बढ़ाना चाहिए और समता सैनिक दल को सहयोग देना चाहिए। हमारे जो हम कमाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें से कुछ % जो दल को जरूर देना चाहिए, जो ये दल है, जो संस्था है, कोई भी संगठन है, वो आपके सहयोग से ही कामयाब होगा। आपके सहयोग के बिना कभी कामयाब नहीं होगा। तो मैं फिर एक बार फिर बधाई देता हूँ आप सभी को आज के इस सेमिनार की। जय भीम, जय भारत, नमो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे माननीय जसविंदर बरियाना जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया समता सैनिक दल पंजाब यूनिट। अब मैं आगे के वक्तागण को बुलाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा माननीय संदीप रंगा जी से
जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया समता सैनिक दल के हरियाणा प्रांत से, वो प्लीज़ मंच पर आने की कृपालता करें। माननीय संदीप रंगा जी के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री सतीश कुमार बोरकर जी से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के संयोजक हैं जम्मू एंड कश्मीर से। उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वो अभी मंच पर आएँ। उम्मीद है कि वो आज के विषय पर अपनी 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को समाप्त करने की कृपालता करेंगे। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस एक दिवसीय सेमिनार में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष HR गोयल साहब, आदरणीय अशोक संडे साहब, उत्तर भारत से आए हुए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से विशेषकर वे सभी गणमान्य बुद्धिजीवियों को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारा देश विविध समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें प्रमुख समस्या जो हमारे दृष्टिगोचर होती है वो है बेरोजगारी की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में लोगों के हाथ में सत्ता होती है। जो ज़्यादातर रोज़गार बढ़ाने के जो साधन होते हैं वो होते हैं सार्वजनिक उपक्रम, और यहाँ शासन व्यवस्था ने सार्वजनिक उपक्रम को लगभग वहाँ की भर्ती प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी है। तो ऐसे में समता सैनिक दल के उद्देश्यों की बहुत महत्वता जागृत होती है। हमें रोज़गार क्रिएट करने के लिए और रोज़गार का सृजन होने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए है। जब इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी ज़रूरतें, तो नौकरियों की कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में खोजबीन बहुत ज़रूरी है। अभी 21वीं सदी में हम पदार्पण कर रहे हैं, उसके बाद भी जी रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ सामाजिक बुराइयाँ बहुत है। अज्ञानता, अंधश्रद्धाएँ, गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाबाओं का प्रचलन है, चढ़ावे के रूप में गलत जगह दान राशि जा रही है। ये सब बुराइयां जो है समाज में व्याप्त है, तो इसमें समता सैनिक दल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। संविधान के उद्देश्यों में हमें स्पष्ट दिखता है कि यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा मिलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना समता सैनिक दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकती है। हमारे देश का युवा विविध नशाओं में लिप्त होता जा रहा है। समता सैनिक दल के अनुशासन व्यक्त करता है, एक शिस्तबद्ध नियोजित कार्यक्रम देता है। तो इसलिए समता सैनिक दल की बहुत आवश्यकता इस समय है, जिसका समाधान हम दे सकते हैं इन समस्याओं को। पूंजीवाद बहुत बढ़ रहा है, रोजगार एकत्रित हो रहा है और ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो निगलना चाहती है। ऐसे परिवेश में यह हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली को भी उस तरह से व्यवस्थित किया जाए, एक जैसी शिक्षा सारे देश में लागू हो, और समता सैनिक दल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका फिर से अदा कर सकता है। हमारे बुद्धिजीवी, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जो 60 के बाद, उनको एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से वो सुझाव दे सकते हैं, हमारे दल के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत संक्षिप्त में कि लोकतंत्र भी एक समस्या बनता जा रहा है अब इस देश में। अब लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं रहा है, यहाँ का लोकतंत्र राजतंत्र और हुक्मतंत्र में बदलता जा रहा है। तो लोकतंत्र के हिसाब से, लोकशाही के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को सफल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है और उसकी रक्षा करना हमें हर हाल में हमारा कर्तव्य बनता है। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे माननीय सतीश कुमार बोरकर जी, जम्मू एंड कश्मीर से।
संयोजक है ऑल इंडिया समता सैनिक दल के। तो अब मैं आगे के वक्तागण के तौर पर निवेदन करना चाहूँगा माननीय संदीप रंगा जी, जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा प्रांत से। प्लीज़ वो मंच पर आएँ और 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात समाप्त करने की कृपालता करें दिए गए विषय के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी व विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी यहाँ जनसमूह को जय भीम नमो बुद्धाय। हमें यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उससे पहले मैं समता सैनिक दल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाबा साहब को समता सैनिक दल क्यों तैयार करना पड़ा। कि जब बाबा साहब ऐसे जनसमूह करते थे तब ये हमारे जो विचारधाराएं समाज में जाती थी, तो जो विपक्ष पार्टी थी हमारी वो इससे चिढ़ती थी कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको इकट्ठा ना किया जाए। तो उस पक्ष में क्या करते थे, जैसे ही प्रोग्राम शामिल होता वहाँ पे भीड़ को जाके तितर बितर करते या फिर जैसे टेंट वगैरह लगाते उसमें आग वगैरह लगा देते थे। तो ये समस्याएं काफ़ी बढ़ रही। तो बाबा साहब ने सोचा भी इस तरीके से तो हम अपना कार्य में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तब उन्होंने जो हमारे महार सैनिक जे थे रिटायरमेंट जे, उनसे मिले और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे समाज में रहते हो और समाज की समस्याओं आपको पता है, तो आप इस समस्या का समाधान आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो ये बातें जब उन्होंने सुनी तब उनको लगा कि बाबा साहब अकेले ये इतना कार्य आगे लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इनका साथ दें। तब उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि हाँ, हम आपके साथ जैसे भी हैं हम आपका सहयोग करेंगे और समता सैनिक दल भाई हम सैनिक बन के आपका सहयोग करेंगे। तब बाबा साहब ने कहा कि हाँ, हम एक समता सैनिक दल बना के इसका सहयोग काम आगे बढ़ाएंगे। तो 13 मार्च 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना हुई। और जब महार तालाब की जब बात चली तो पहला जो कारवां था हमारा यहीं से शुरू हुआ था 20 मार्च 1927 से। तो इसी तरीके से कारवां आगे बढ़ता बढ़ता जब हरियाणा में 2014 में हमें मिला, तब उस टाइम हमने 2014 के अंदर ऊना के अंदर एक प्रोग्राम जैसे ये सेमिनार लगा, इसी तरीके सेमिनार ज्वाइन देखा, तब जाके हमें समता सैनिक दल के बारे में पता लगा कि समता सैनिक दल इस टाइम से लेकर आज तक इस भारत के अंदर काम कर रहा है। 2014 के बाद जब हम हरियाणा में आए तो इस हार की जिम्मेवारी मेरे को दी गई और उसके बाद हम हरियाणा के अंदर जिस जिस जिले में गए वहाँ जाके हमने अपना कार्य आगे बढ़ाया और एक समता सैनिक दल की टीम तैयार की। और 2020 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद हमने 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए स्टेट लेवल के, उसके अंदर हम प्रोग्राम अच्छा सक्सेस रहा। उसके बाद हमारे पास कम से कम 100 सैनिकों की लिस्ट आज भी तैयार है जो हमने 2020 के बाद तैयार की थी, और जो पुराने हैं वो चलते ही आ रहे हैं। तो हम अब चाहते हैं कि हम यूपी के अंदर आए हैं, यूपी के अंदर भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए आप जितने भी यहाँ पे साथी पहुँचे हैं उनसे आग्रह है कि जितनी हो सके अपने घर से एक सैनिक कम से कम एक सैनिक एक सदस्य लेके इस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि समता सैनिक दल में जब बाबा साहब ने इस कार्यों को देखा था तब लगा था कि हाँ, इस कार्यों को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तब उन्होंने एक अपनी अंतिम इच्छा रखी थी समता सैनिक दल के माध्यम से कि इस दल के अंदर आप जितना सहयोग होए तो आप ये इस तरीके से काम कीजिए कि कम से कम हमें एक घर से ज़्यादा नहीं तो एक सैनिक जरूर तैयार होए, तो जो अपने परिवार की रक्षा कर सके और परिवार की रक्षा के साथ साथ वो अपने आसपास के समाज की रक्षा कर सके और समाज के साथ साथ हमारा जो संविधान है उसकी सुरक्षा कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थे माननीय संदीप रंगा जी हरियाणा प्रांत से। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मीर सिंह हरी जी से कि प्लीज़ वो भी मंच पर आने की कृपालता करें, जो कि सलाहकार है भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर से। उनसे निवेदन है कि भी प्लीज़ वो अपने विचार रखें आज के विषय के ऊपर। 10 से 15 मिनट का उनका समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग विद्वान बैठे हैं, उदाहरण 2-3 और मेरी बात समाप्त। यदि समय ज़्यादा हो तो मेरे बराबर में आके खड़े हो जाना। किसी भी विचारधारा को लागू करने के लिए उसका प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक है। हम लोग क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमको खुद को सोचना है। दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले राजनीतिक धार्मिक आप अपनी गिरवान में झांकिए, क्या हम अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं? नहीं। समता सैनिक दल वालों को पहले बोल दिया गया था, भैया जो भी व्यक्ति राजनीति पे या धर्म पे बोले तो उसके बराबर में खड़े होकर पर्ची थमा देना। उच्च अधिकारी माननीय अशोक जी भी बैठे, सीटीओ साहब, मैं भी सरकारी नौकरी करता हूं तो हमें अपनी नौकरी का भी ध्यान रखना है।
2-3 बातों पर फोकस करूंगा, मेरी बात समाप्त। पहली, भीम ज्ञान चर्चा किस प्रकार से कार्य करता है। भीम ज्ञान चर्चा 3-4 प्रकार के प्रोग्राम लगाता है। हर संडे को गांव में जाकर बाबा साहब की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। भीम संपर्क करता है, बाबा साहब का साहित्य घरों तक पहुंचाता है। यह साहित्य आप लोगों से ही आता है। काम करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए 6 लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। बुद्ध, फूले, साहू, बाबा साहब, पेरियार और मान्यवर काशीराम। पढ़ने का तरीका, जिस तरीके से बच्चे पेपर देते हैं उस तरीके से पढ़िए। सारा साहित्य होना चाहिए, नोट्स बनाइए। मैडम मीना ने बोला कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो समाज में काम करें। भैया वही काम करें जिनको महापुरुषों की जानकारी है, नहीं तो बंदर के हाथ में तलवार देने के समान है। मेरी बात थोड़ी कटु लगेगी, बाद में बात कर लेंगे बैठ के, जो भी बात करना चाहे। काम करने का तरीका, आपको प्लानिंग करनी होगी, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। हम लोग बुराई तो करते हैं लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। हम दूसरे के धर्म पर बोलते हैं लेकिन अपने धर्म पर काम करना नहीं चाहते। 2 उदाहरण। एक व्यक्ति, लड़का पीएचडी कर रहा है, अभी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा बाबा साहब का दिया हुआ बौद्ध धर्म और जो अन्य धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म अन्य प्रकार से लाइट ऑफ एशिया हम पढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर है? वो बच्चा जवाब नहीं दे पाया। ये मेरे समाज का आईना। दूसरी बात, एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार के अंबेडकर हॉस्टल की, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। वो जो पत्रकार है बच्चों से पूछ रहा है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। देखा है ना? ये आईना है मेरे समाज का। आपको तैयार होना होगा साहित्यिक रूप से, नोट्स बनाकर, जिस प्रकार से बड़े उच्च अधिकारी तैयारी करते, तब आप उसको समाज को बाबा साहब की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चीजें आगे पहुंचा पाओगे। एक और उदाहरण, हम लोग समाज में उतर गए काम करने के लिए, लेकिन हम उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है, एक ने सूंड पकड़ रखा है, एक ने उसका पैर पकड़ रखा है, एक ने उसका कान पकड़ रखा है। किसी विद्वान ने पूछा हाथी कैसा होता है, तो जिस व्यक्ति के आंखों पे चारों पे पट्टी बंधी हुई है वो कह रहा है कि हाथी के पूंछ के जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कान के जैसा होता है, तीसरे ने कहा सूंड के जैसा होता है, चौथे ने कहा हाथी के पैर के जैसा होता है। उस विद्वान व्यक्ति ने उन चारों की आंखों पे से पट्टी हटा दी कि अब बताओ हाथी कैसा होता है, कि हाथी ऐसा होता है। बाबा साहब की, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बाबा साहब की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विचारधारा को गहनता से अध्ययन करना होगा, तब आप उसको आगे पहुंचा सकते हैं। एक और उदाहरण, काम करने का तरीका। सब लोग ज्यादातर इस उदाहरण को सुना होगा। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया, गोरैया, नदी में से पानी भरती चोंच में और उस आग के ऊपर डाल के आती। उधर से हाथी गुजर रहा था। हाथी ने पूछा, अरे चिड़िया तू क्या कर रही है? उसने कहा, चिड़िया ने, कि मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हूं। हाथी हंसा, कहने लगा पागल है तू, इतने से पानी से क्या आग बुझा देगी? तो उसने कहा, जब इस जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कायरों में नाम नहीं आएगा मेरा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में। अथार्थ कहने का मतलब क्या है कि कायर मत बनो। ये बाबा साहब का जीवन है दिया हुआ। अगर हिस्ट्री पढ़ लोगे 2500 वर्षों की तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खाना नहीं खाओगे। मेरी बात समझ गए? मैंने बोला 6 लोगों को पढ़ना अति आवश्यक है। शॉर्ट में बताऊंगा और मेरी बात समाप्त। बुद्ध, 4 आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 परमिताएं, समता, इनको जानना अति आवश्यक है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो समाज में काम करना चाहते हैं।
फूले, महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब नांगली देवी को पढ़ते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए। साहू आरक्षण के जनक, 50% रिजर्वेशन कैसे मिला, डिटेल में पढ़िए। पेरियार, बाबा साहब को सबसे लास्ट में लूंगा। पेरियार नास्तिकता का सबसे बड़ा विचारधारा जो बाबा साहब ने मिली। उनके कार्य को देखिए। वाइकोम आंदोलन क्या है, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर ऐसा झंडा गाड़ा, आज तक उखाड़ नहीं पा रहा उसे कोई। मान्यवर काशीराम, काम करना अगर सीखना है कि काम कैसे होता है तो मान्यवर साहब का जीवन एवं दर्शन है, उनका कर्तृत्व पढ़िए आप, तब आपको पता लगेगा काम कैसे किया जाता है, काम करते कैसे हैं। बस पूछने की जरूरत नहीं, उनका साहित्य पढ़ लीजिए। मान्यवर साहब ने कहा इतिहास को जानना जरूरी है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से चेतना आती है, चेतना से शक्ति आती है, शक्ति से सत्ता आती है और सत्ता से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इतिहास को जानना जरूरी है। आपका इतिहास क्या है? अभी तो गलत गलत बातें बता देते हैं, मरे हुए जानवर खाते थे जी, कपड़े पहनने का नहीं। अरे भैया अच्छा इतिहास भी तो बताओ। जब आप समाज में करें तो दोनों इतिहास बताएं, बुरा भी और अच्छा भी। 2500 वर्षों का बेकार इतिहास भी बताएं और अच्छा इतिहास भी बताएं। तो थोड़ा सा अपनी बात बता देता हूं। अब मौर्य काल में ले चलते हैं आपको। बाबा साहब, मान्यवर साहब ने कहा ना इतिहास जानना जरूरी है। जब बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र सुंग राजा बन बैठा, सुंग वंश शुरू हो गया। उसके मंत्री ने बोला कि मैं एक ऐसे संविधान की रचना करना चाहता हूं जो ये बौद्ध विचारधारा के लोग हैं ये शासन सत्ता में ना आ सके। राजा साहब ने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद मनुस्मृति का निर्माण हो गया। उस मनुस्मृति के द्वारा 2500 वर्षों तक आपका शोषण हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राजा होता, मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। आप पॉलिसी मेकर बनिए। आप अंबेडकरवाद से जोड़िए लोगों को। अंबेडकरवाद सबसे अच्छी विचारधारा है संसार के अंदर। कुछ लोग मार्क्स को भी लेते हैं, कुछ अन्य विचारधारा को लेते हैं, लेकिन जब आप अंबेडकरवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मनुस्मृति के अनुसार आप पे बंदी से लगा दी गई। सबसे पहले शिक्षा रोक ली गई। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। किसी व्यक्ति का, किसी समाज का सत्यानाश करना है तो 3 चीजें उससे छीन लो, शिक्षा, हथियार, सम्मान। ये तीनों चीजें आपसे छीन ली गई। ये काल लगभग 2500 वर्षों तक चलता रहा। आप समझ सकते हैं। नांगली देवी को पढ़िए, तमिलनाडु केरल की जो है, क्या क्या बंदी से आप पे लगा दी गई। आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, आपको अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। ये सारी चीजें आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ये चीजें जब आप लोगों को बताओगे और फिर बताओगे कि बाबा साहब ने आपको ये सारी चीजें कैसे दिलाई, शिक्षा का अधिकार कैसे दिलाया, संपत्ति का अधिकार कैसे दिलाया, सम्मान कैसे दिलाया, समता कैसे दिलाई, समानता कैसे दिलाई, महिलाओं के लिए क्या काम किया, मजदूरों के लिए क्या काम किया, ये चीजें आर्टिकल सहित आप उनको जब बताओगे तो आपको पता लगेगा। समाज जब आपसे जुड़ेगा, मजमा आपने देखा होगा, वो मजमा लगाता है आधा घंटा 1 घंटा, फिर ताबीज बेच देता है। तो जब तक आप बाबा साहब का जीवन दर्शन, उनका कर्तृत्व आप नहीं बताओगे कि उन्हीं की बदौलत हो, तब तक वो मानने को तैयार नहीं है। काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, घर से निकलना होगा, तब ये चीजें पूरी पहुंचेंगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में काटते हैं, कुछ मुख्य आर्टिकल है वो समाज को जरूर बताएं। 14, 15, 17, 19, 23, 330, 332, 335 ये आर्टिकल जरूर बताएं। एक चीज और बता के मैं एक कविता कहूंगा और मेरी बात समाप्त। मैंने भीम ज्ञान चर्चा करने का एक मैसेज बनाया, उस मैसेज को फेसबुक पर डाल दिया। एक व्यक्ति जो दूसरी विचारधारा का था, नाम लेना ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आ गया और मेरे से वो पूछने लगा संविधान के बारे में कि आप ये साबित कीजिए कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मैंने उसको बता दिया डिटेल में। वो व्यक्ति मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैंने उससे कहा आप एक काम कीजिए, आप कह रहे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे,
तो आप अपने बच्चों को यही बातें बताइए। आप जब वो पेपर दे तो ये लिख के आए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ये थे, बाबा साहब नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये है, जो विचारधारा काम कर रही है, आप उसका मुकाबला जब ही कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी, जब आपने बाबा साहब की किताबें पढ़ी होंगी, जब आपने बुद्ध, फूले, साहू, पेरियार, बाबा साहब, मान्यवर साहब की किताबें पढ़ी होंगी, जब उनके साहित्य का आपको ज्ञान होगा, डीपली ज्ञान होगा। मेरी बात समाप्त होती है एक कविता, जय भीम जय भारत। आहो, वैसे कविता तो ये राम बाबू गुरुजी की है, मैं डर रहा था वो सुनाना दे, लेकिन मैं सुना देता हूं। हेलो। आहों से पत्थर पिघलेगा, तुम इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, तुम इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। जय भीम, नमो बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे मीर सिंह हरी जी, जिन्होंने दिए हुए समय में अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत ही सीधी और स्पष्ट बातें रखते हैं। पिछले दिनों भी काफ़ी चर्चा हुई इस कार्यक्रम को लेकर, इनकी तरफ से विचारक और दूसरा सहयोग भी हमें मिलता रहता है, सो इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं आगे के वक्तागण के तौर पर निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर चंद्रभानु जी से, जो कि उड़ीसा से प्रोफेसर राजकीय शास्त्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा से। ठीक है, प्लीज़ वो मंच पर आए और अपनी बात 10 से लेकर 15 मिनट के ऊपर आज के विषय से संबंधित रखें। सभी मान्यवर साथियों को जय भीम। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के अध्यक्ष डॉक्टर HR गोयल, अशोक सांडे जी, RK देव जी, अशोक कुमार गौतम जी, नीरज टंडन जी, विषमपाल सिंह जी, सोहन लाल गोयल जी, सुभाष चंद्र मुसाफिर जी, श्री सतीश कुमार बोरकर जी, संदीप रंगा जी, जसविंद्र बरियाना जी, मीर सिंह हरित जी, श्री राम बाबू सिंह जी, मीना कुमारी जी और नरेश खोकर जी, सभी लोगों को जय भीम। ये आज का जो सेमिनार है, ये एक दिवसीय सेमिनार जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में ये सेमिनार लगाया गया है। इट्स रियली बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक इसीलिए इंटरेस्टिंग है और बड़ा डिफ़िकल्ट भी है कि देश की मौजूदा समस्याओं का अम्बेडकरी दृष्टिकोण का समाधान और ऑल इंडिया समता सैनिक दल का इसमें भूमिका क्या है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें बोलना इतना आसान नहीं। और मौजूदा टॉपिक, मौजूदा सिचुएशन क्या है देश में, तो सारे लोग तो जानते ही हैं, सभी लोग सभी प्रकार की चीज़ जानते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए या इस प्रकार के बात को समझाने के लिए कोई, मैं इसको बहुत ज़रूरी नहीं समझता कि भारत में पिछले 10 साल में क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है और हमारी ज़िंदगी किस प्रकार से चल रहा है, हमारे सामाजिक व्यवस्था, हमारे राजनीतिक व्यवस्था, हमारे आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है, ये सारे लोग, सब लोग जानते हैं। इवन ऐसे कि बहुत अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत बढ़िया हिसाब से जानते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ डिफेंस, इसमें ये लिखा गया है कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल में इसमें इसका भूमिका क्या होगा, कि इसका क्या रोल अदा कर सकता है। तो इंटरेस्टिंगली ये जो समता सैनिक दल है, ये 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, यानी आज से लगभग 100 साल पहले। बाबा साहेब को जनरली साधारणतः ये समझते हैं, हम दलित लोग भी ऐसे समझते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान खाली बनाया था और उसके बाद और कुछ भी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। इवन आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि भारतीय इंडियन आर्मी का रचयिता भी डॉक्टर अंबेडकर थे। ये भी हमने
हमने बहुत दिन पहले, करीब 10-15 साल पहले हमने एक लेख लिखा है, ये वर्ल्ड फोकस दिल्ली में पब्लिश होता है ये, इसमें लिखा था। तो उसका एडिटर भी हमको फ़ोन करके बताया, हमको पूछा कि आपने ऐसे बातें कैसे क्लेम कर देंगे। तो बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर खाली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखे थे, दिल्ली जल बोर्ड के भी, इसके भी प्लानर थे, हीराकुद डैम उड़ीसा के भी प्लानर थे और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी को भी आर्म फोर्स भी बनाया था। ये औरतों को जो मैटरनिटी अलाउंस दिया जाता है, इसके भी रचयिता थे। ये जो LIC और लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे काम भी उनका ही था। तो इनकी इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार का एक मिलिट्री काइंड ऑफ आउटफिट भी बनाया था। आप इनके दिमाग को देखोगे तो हैरान हो जाओगे। मैं तो आज भी देखता हूँ कि डॉक्टरेट तो बहुत सारे होते हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन इतना डीपली इस चीज़ को खंगालना बस की बात नहीं। इतना ऐसा है, इस प्रकार का एक विद्वान आदमी हमने आज तक देखा नहीं, ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे बुद्धिमान लोग तो 60 साल में, 50 साल में, 70 साल में होते हैं ही, लेकिन इतने सारे दायरे में काम करना, ये इतना बस की बात है। ये एक आश्चर्य है, अपने आप में एक आश्चर्य है। तो खाली डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए जनरली इस प्रकार का चीज़ देखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत का शासन व्यवस्था बनाने के लिए एक डोमेस्टिक पॉलिसी के तहत एक संविधान को लिखा और उस संविधान को कार्यकारी किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का फॉरेन पॉलिसी कंट्रीब्यूशन क्या है और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कैसा इनका सोच था, उसके ऊपर आप लोगों को भी नहीं बताया गया। तो डोमेस्टिक पॉलिसी, एक देश तब जाके सुदृढ़ होता है जब उसका डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छा होता है और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी भी अच्छा होता है और साथ साथ मिलिट्री पॉलिसी भी अच्छा होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी। तीन चीज के ऊपर एक देश सही में एक देश संपन्न है कि नहीं है, ये तीन प्रिंसिपल या तीन पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। पहला प्रिंसिपल जैसे डोमेस्टिक पॉलिसी, दूसरा प्रिंसिपल जैसे फॉरेन पॉलिसी और तीसरा प्रिंसिपल इसका सिक्योरिटी पॉलिसी। आज अगर अमेरिका सबसे बढ़िया पोजीशन में है तो इसका अर्थ ये है कि उनके पास ये तीनों पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है और इस तीनों पॉलिसी में जो भी देश कमज़ोर होते हैं वो देश कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं या कुछ नाम कर नहीं पाते हैं। तो ये समता सैनिक दल जो आइडिया है, डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ढंग से मालूम था कि संविधान का भविष्य ऐसे होने वाला है और ये जब इस प्रकार का क्राइसिस आएगा तो इसको कैसे डील किया जाएगा, लोग तो चाहिए ना। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर उस समय 1927 के समय सेल्फ डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया था और सेल्फ डिफेंस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप सेल्फ डिफेंस अपने आप को नहीं कर पाते हैं बट देन यू आर नो वन, आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम रेलगाड़ी में जैसे जाते समय अगर हमारे पैर के ऊपर किसी का जूता अगर लग जाता है तो हम इमीडिएटली उसको डिमांड करते हैं कि मुझे सॉरी बोल, करते हैं ना? नहीं करते हैं आप लोग कि छोड़ देते हैं? आप तो करते होंगे कि ऐसे छोड़ देते हैं। तो जो आदमी आपको एक धक्का मार देगा तो आप उसको सॉरी कहे, मुझे सॉरी बोल भाई, बोलेंगे सॉरी बोल, चलो मिस्टेक में हो गया। अगर नहीं करेंगे तो आप उसको धक्का मारना चाहिए। द आइडिया इज दिस, ये सेल्फ डिफेंस होता है कि भारत के इंडियन पिनल कोड और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी और भारत के संविधान भी सेक्शन 96 से लेके 106 तक ये आज़ादी देता है कि आपका बिना परमिशन में आपके शरीर के ऊपर कोई छू भी नहीं सकता, संभव नहीं, कोई अथॉरिटी भी ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो अर्थ ये है कि आपको जो छुएगा तो आप भी उसको छुएंगे। ये सीधी सी बात, सिंपल थिंग, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये जो सोच है, ये समता सैनिक दल एक आइडिया है, आइडिया। ये सेल्फ डिफेंस कि मेरे लोग जो दलित लोग हैं, SC ST लोग हैं, ये OBC लोग हैं, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे कैसे? इस देश में सच में देखेंगे तो धर्म वर्म की जो बात कहा जाता है, ये सच में एक टेरर फैलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं।
टेरर के सिवा और कुछ भी नहीं। हम ऐसे हैं, तुम यू आर बाउंड टू फॉलो मी, यही बात है ना। ये टेरर के सिवा और कुछ भी नहीं। आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये बातें नहीं करेंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे, वो ऐसे काम नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे, हम जो काम कहेंगे वही करेंगे। यही तो टेरर होता है ना। टेरर मतलब डरा के रखना किसी को। तो ये डरा के रखने की जो बात है, तो डॉक्टर अंबेडकर ये जानते थे बहुत अच्छे कि भविष्य में ऐसे होने वाला है। तो इसीलिए इन्होंने एक प्राइवेट समता सैनिक दल एक प्राइवेट डिफेंस सिस्टम है। और ये प्राइवेट, अनफॉर्चुनेटली हम इतना दुखित हैं कि बोल भी नहीं सकते हैं कि ये इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद हमारे देश में हर दिन 10 औरतों का रेप होता है, डेली, ऑन डेली बेसिस। पिछले 10 साल से क्रिमिनल एक्टिविटी जो दलित के ऊपर है वो प्रायतः 83% बढ़ गया है पिछले 10 साल में। आप इतिहास को भूलो, इतिहास की अभी जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल में क्या क्या हो रहा है वो चीज़ देखेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। तो इतने हम भारत में 100 करोड़ लोगों का 1/4 हैं, 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ लोग होने के बावजूद हमारे 25 रुपए का भी वॉइस नहीं है। तो ऐसा क्यों? वॉइस नहीं है ना हमारे। इंग्लैंड का पॉपुलेशन 6 करोड़ है, फ्रांस का पॉपुलेशन 4 करोड़ है, जर्मनी का पॉपुलेशन 6 करोड़ है। वो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है और सुपर पावर है ना। इंग्लैंड सुपर पावर है 6 करोड़ पॉपुलेशन में। हम 25 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद 250 मिलियन पीपल, 1 बिलियन का 250 मिलियन पीपल, 250 मिलियन लोग होने के बावजूद हमारे वॉइस नहीं है। जबकि दलित चलने पे इस भारत हिल जाना चाहिए। जब दलित चलना चाहिए तो भारत हिल जाना चाहिए, क्योंकि दलित ये लोग बहुत बढ़िया जानते हैं। ये जो बाकी लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी ताकत को। वो लोग जानते हैं, हमको मालूम नहीं। वो लोग बढ़िया से जानते हैं, जिसके फलस्वरूप वो कभी आपको एक सिंबलिकली राष्ट्रपति बना देंगे, सिंबलिकली कुछ और मंत्री बना देंगे, सिंबल बन जाएंगे ना। तो इसको पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन भी बोला जाता है कि इसको इंक्लूड कर लो ताकि आप दूसरे काम कर पाएं। ये एक पॉलिसी के तहत किया जाता है। तो जैसे भी हो, तो हमारी ताकत जो है हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन हमको मालूम नहीं है। ये 25 करोड़ का ताकत सही में 25% जहाँ भी होना चाहिए, वो पॉलिटिकल फील्ड में हो या सामाजिक फील्ड में, सोशल फील्ड में हो या आर्थिक फील्ड में, जहाँ भी हो, हम गुजरने वाले नहीं हैं। हम यूँ नहीं चले जाएंगे। भारत का चट्टान होता है दलित, वो ये चट्टान खिसक गया तो भारत खेल खत्म। समझ रहे हैं? सो भारत दलित ऐसा इतना आसान से दलित को कोई टक्कर मार के आगे बढ़ जाएगा, ये संभव नहीं। आज तक कभी हुआ नहीं, इतना संभव नहीं। कोई अगर कर भी दिया, कोई बहुत सारे बातें तो हो रहा है, व्हाट्सएप में सब चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो सारे हिंदी में छोचोरापन क्या बोलता है ना, छोचोरापन, ये जो छोचोराप, किसी को कोई औरत कहीं कुछ वो गन्ने के खेत में गई है और उसको पकड़ के उल्टा सीधा व्यवहार कर देना, 5-10 लोग मिल के। और ऐसे कहीं आदमी कहीं कुछ घास काट रहा होगा, उसको जाके मारपीट कर देना, ये कोई बड़ापन का निशानी नहीं होता है। दलित को हाथ लगाना आज तक किसी की बस की बात नहीं, कोई नहीं कर पाया। जिस दिन दलित उठ जाएगा उस दिन सारे खत्म कर देगा। ये चीज़ जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम 25 करोड़ अगर हैं भी तो हमारे एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। हमको खाली चेक किया जाता है, जहाँ जहाँ दलितों को चेक नहीं किया जाता है वहाँ ये लोग टॉप करते हैं। अभी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में, 12वीं के एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सारे लोग हमारे लोग आगे हैं। JNU में ये जो 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था, मैंने उधर बैठा था उस दिन, तो ये लोग ये 27% रिजर्वेशन OBC को नहीं दिया जाना चाहिए। एक्चुअली मांग कुछ और था, लेकिन इसको घटा के 27% किया गया ना। तो जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया
तो इम्प्लीमेंट कर दिया कि ये तो इतने तेज लड़के हैं, ये SC ST OBC मिल के 70-80% ये लोग ले रहा है, तो ये तो बहुत मुसीबत हो जाएगा उनके लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये इमीडिएटली एक बहुत बड़ा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग बुलाया गया, नहीं इसको बदलो करके बुलाया। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह में भी हो सकता है ना। तो जहाँ जहाँ हमारे बच्चों को हमको मौका मिलता है, हम किसी के पीछे नहीं हैं, तीरंदाज हैं। आप लोगों को मेरा एक एडवाइस है, ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल को, आप लोग घोड़ा दौड़, तीर मारना, बंदूक चलाना, समझ रहे हैं, ऐसे सारे भी एक शिविर ऑर्गेनाइज करिए इस प्रकार का। कुश्ती, कसरत, लाठी चलाना, हुइसिल बजाना, ये सारी चीज़ें भी आप करना। सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिफेंस आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप जिंदा है कि मुर्दा है कोई मतलब नहीं करता। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बॉडी बिल्डर बन जाओ और आप दूसरे को मारपीट करना, मेरे मतलब ये नहीं। सेल्फ डिफेंस कि सेल्फ डिफेंस एक इस प्रकार का एक व्यवस्था है कि ये जो सेल्फ डिफेंस है ये 1945 में, सेल्फ डिफेंस के 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उस समय भी इस प्रकार का चीज़ को दिया गया था कि दुनिया में सारे लोगों का सेल्फ डिफेंस होगा, सभी लोगों का। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो सभी का सेल्फ डिफेंस होगा। तो आपको यानी आपका शरीर का प्रोटेक्शन करने वाले आप ही होंगे। आपका जेब का प्रोटेक्ट करने आप करेंगे। आपका बीवी बच्चे का प्रोटेक्शन कौन करेगा? कोई दूसरा आके करेगा क्या? आपको SHO आके करेगा क्या? आपको पुलिस ऑफिसर आके आपका प्रोटेक्शन करेगा? क्यों करेगा? नहीं, हम ज़्यादा करके हमारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि संविधान है, उधर पुलिस स्टेशन है, उधर इंडियन मिलिट्री है बॉर्डर में, हम तो बड़ा राजा हैं, महाराजा हैं, मज़े से रहेंगे। ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन आपका ज़िंदगी है। आप एंजॉय करेंगे तो आप अपने लिए, जेब में पैसे रखें, अमीर बनेंगे अपने लिए, बड़ा घर में रहेंगे अपने लिए, बढ़िया बीवी बच्चे सब रखेंगे अपने लिए। तो फिर अब दूसरे के लिए आप क्यों वो सोचेंगे, उससे क्यों आशा करेंगे? प्रोटेक्शन कम से कम अपने लिए होता है। इसी के वजह से संसार भर में सभी जगह में, खाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, भारत के संविधान में नहीं, अमेरिका के संविधान में भी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी, इंग्लैंड के संविधान में भी, फ्रांस के सभी जगह में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों को एक जगह में जोड़ के देखा जाता है। लाइफ, जिंदगी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, और प्रॉपर्टी, धन संपदा, आपके ऐशो आराम, ये तीन चीज एक जगह में होता है। ये आप इकट्ठा नहीं दे सकते। लाइफ को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते और लिबर्टी को प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का मतलब धन संपदा, आपके फैमिली, बीवी बच्चे जैसे भी, ये तीनों चीज को इकट्ठा करके किया जाता है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, एंजॉयमेंट, यानी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो आपको अपना जिंदगी का, जैसे फिजिकल मैंने कहा अभी कि आप अगर नहीं जानते हैं तो सेक्शन 96 से लेके 97 से 106 तक आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में लिखा गया है कि आपके बिना परमिशन में आपको उंगली तक टच नहीं किया जा पाएगा। यू फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग, बाकी सारे दूसरा चीज़ तो दूसरा चीज़। तो इसीलिए सेल्फ डिफेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जब दुश्मन वार करता है तो हमारे सिक्योरिटी पॉलिसी में हम एक चीज़ होता है कि वार करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन को वार नहीं किया जाता है। हाथी को कभी वार नहीं करेगा कोई, वो वार करेगा किसी जो कमज़ोर हिस्सा होता है, वो कमज़ोर पॉइंट के ऊपर वार किया जाता है। ये वार का एक बहुत बड़ा एक नीति होता है। जो भी अमेरिका कभी वार करता है तो चाइना को वार नहीं करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर वार करेगा, है ना। तो हमारे जो दुश्मन हमको अटैक करेगा, वो अटैक थ्रेट करेगा, थ्रेट देगा, अटैक करेगा। अटैक स्ट्रॉन्ग पोर्शन में नहीं किया जाता है, आमने सामने अटैक नहीं होता है, वो पीछे से अटैक करेगा। समझ रहे? तो थिंग इज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है।
और जो नहीं जानता है उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। समता सैनिक दल आज से 100 साल पहले बनाया गया था। सारे को, मैं ये आप नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बॉडी बिल्डर बनो जाके, यस बॉडी बिल्डर भी कभी बनना पड़ेगा, आपको कभी बॉडी बिल्डर पे बनना पड़ेगा। अभी वो नोएडा के IAS ऑफिसर जो लेडी थी, क्या नाम थी उसके घर में जो पत्थर वत्थर बाजी जो भेज रहे थे, क्या हैं? और यस, तो थिंग कि क्या इस प्रकार का इंसिडेंट नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं, एक IAS ऑफिसर IAS की लेडी के साथ अगर ऐसा होता है तो बाकी लोगों का क्या? तो बात यह है कि सब हमको पूरे सारे चीज देश ही प्रोवाइड करेगा या राज्य ही हमको देगा, ऐसा सोच बहुत उपयुक्त नहीं होता है। हमको सेल्फ डिफेंस की सख्त जरूरत है। ये पूरे संसार का नियम है, इसको थियोरी ऑफ रियलिटी कहा जाता है, रियलिज्म। सिक्योरिटी जो होता है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, अपने आप में प्रॉब्लम। क्या? इसको सिक्योरिटी डायलेमा भी कहा जाता है। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब ये है कि अब मैं जिन 5-10 लोगों के साथ रह रहा हूँ, ये सारे लोग अपने जेब में चाकू रखता है, चाकू छुरी रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं, सारे लोग रखते हैं ऐसे। तो ये लोग सारे लोग जब अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं और मैं अस्त्र विहीन हूँ, बिना किसी के खाली हाथ का हूँ, तो मैं तो किसी भी समय कुचल जाऊंगा ना। इनके सारे के पास अस्त्र, ये सारे आर्म फोर्सेस हैं सारे, समझ रहे हैं आप? जिनके साथ रह रहे हैं वो लोग सारे आर्म फोर्सेस हैं। तो आप ऐसे खाली हाथ जाके उनके साथ नहीं रह सकते, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। 5 अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो आपको भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना पड़ेगा। आप अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनेंगे तो देन यू स्टैंड नोवेयर, आप खत्म, खेल खत्म। हाँ ठीक है, ठीक। तो सेल्फ डिफेंस के ऊपर आप लोग ध्यान देना चाहिए, आप भी ध्यान देना चाहिए और आगे 10 लोग को भी बताना चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस क्या जरूरी नहीं कि मैं 20 साल का जवान लड़का रहूं तब जाके मैं उछल कूद करूं, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस सबके लिए है। ये जो लाइफ है, जीवन है, किसी भगवान ने नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया, ये हमको नेचर ने दिया है। और आप जब तक डिफेंड करेंगे तब तक इस धरती का मालिक है। आप जब तक आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं, कोई भी आके आपको मार के फेंक दे। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और समता सैनिक दल, मुझे बहुत खुशी है कि 100 साल पहले इस प्रकार का एक संस्था बनाया गया था। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय भीम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे माननीय चंद्रभानु जी उड़ीसा से। सर, हम जो भी वक्तागण अपने विचार रख के गए हैं, सभी के विचार जो है बहुत ही मूल्यवान है। तो हम चाहते हैं कि भी चलिए उनको और भी समय दिया जाता, लेकिन जो समय है वो हमें इजाज़त नहीं देता। तो खैर, हम जो सेमिनार जो कर रहे हैं, ये सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे के आसपास समाप्त हम करेंगे। आपके सामने एक विषय है, उसके ऊपर ये चर्चा चल रही है और उसके बाद आप सभी से विचार चर्चा जैसे चल के जो हमारे विद्वान वक्तागण हैं उन्होंने अपने विचार रखे, उसके बाद हम कुछ और साथी जो हमारे सीनियर हैं वो आगे का प्रोग्राम कोई तय करेंगे, दोबारा फिर आपके बीच में आएंगे, फिर लंबी चर्चाएं वगैरह चलेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि प्लीज़ समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार रखिए। साथी जो हमारे सीनियर साथी हैं चंद्रभानु जी उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे। मैं बताना चाहता हूँ, उड़ीसा में जो केंद्रापड़ा है वहाँ भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल का यूनिट जो है वो चल रहा है। सुधीर मलिक जी, डॉक्टर जसकेतन दीप जी, इनकी अगुवाई में वो दल काफ़ी एक्टिव है। और जो हम सेल्फ डिफेंस की सर ने बात की है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। समय किनार करते हुए सीधा कविता पर आता हूँ। बाबा साहब आपको नमन करें सतबार, संविधान में लिख गए तभी मिले अधिकार, संविधान में लिख गए तभी मिले अधिकार। संविधान ने ही दिया मान और सम्मान,
संविधान ने ही दिया मान और सम्मान, वरना तो खाते रहे वर्णाश्रम की मार, वरना तो खाते रहे वर्णाश्रम की मार। छुआछात भी कम हुआ, छुआछात भी कम हुआ, शूद्र हुए आजाद। छुआछात भी कम हुआ, शूद्र हुए आजाद। जात पात को खत्म कर, जात पात को खत्म कर किए सभी आबाद। जात पात को खत्म कर किए सभी आबाद। महिलाओं का मान हो, महिलाओं का मान हो संविधान में लेख, महिलाओं का मान हो संविधान में लेख। पदासीन ये आज हैं कितनी महिला देख, पदासीन ये आज हैं कितनी महिला देख। उपासना का हक दिया, उपासना का हक दिया, रखा सभी का मान। उपासना का हक दिया, रखा सभी का मान। उदारता से कर दिया भारत देश महान, उदारता से कर दिया भारत देश महान। संविधान से हैसियत, संविधान से हैसियत, वरना थे हम दास। संविधान से हैसियत, वरना थे हम दास। संविधान दिन है बना, संविधान दिन है बना, बाकी दिनों से खास। संविधान दिन है बना, बाकी दिनों से खास। आम जनमानस को भी मिली, जनमानस को भी मिली राजभवन की राह। जनमानस को भी मिली राजभवन की राह। पैदा रानी पेट से होता था तब शाह, पैदा रानी पेट से होता था सब शाह। दीप जला के लो मना, दीप जला के लो मना, घड़ी खुशी की आज। आज थिरक बहुजन रहा, आज थिरक बहुजन रहा, बजे भीम का साज। आज थिरक बहुजन रहा, बजे भीम का साज। सिल्ला भी है पढ़ रहा, सिल्ला भी है पढ़ रहा संविधान को रोज। सिल्ला भी है पढ़ रहा संविधान को रोज। मान और सम्मान मिला करता देखो मौज, मान और संविधान मिला करता देखो मौज। धन्यवाद जी। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इससे पहले कि मैं माननीय अशोक कुमार गौतम जी को मंच पर बुलाऊं, उनसे पहले एक छोटी सी कविता 2 मिनट के लिए लेकर आ रहे हैं धम्म प्रचारक प्रेमिता गौतम जी। प्लीज़ वो मंच पर आने की कृपालता करें। भीम भूमि फाउंडेशन से हैं, हापुड़ से, प्लीज़। करुणा के सागर तथा बुद्ध को नमन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ और सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करती हूँ और उन बहुजन वीरांगनाओं को नमन करती हूँ जिनकी मेहनत से, जिनके संघर्ष से महिलाएं आज यहाँ तक पहुँच रही हैं। और आज मैं भी आपके सामने हूँ, हमारी मंच पर भी बहनें हैं, सामने भी बहनें हैं और वो महिलाएं क्रांतिकारी मार्ग पे चल रही हैं। बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हर आंदोलन में सहभागिता निभा रही हैं, तो उन्हीं को भी मैं नमन करती हूँ। और मंच पर विराजमान आदरणीय पितातुल्य भीष्म पाल जी जो मेरे पिता जैसे हैं और मेरे बड़े भाई और सभी इस सम्मानित मंच पर बैठे हुए अतिथिगण सभी को मैं नमन करती हूँ। उधर वीरेंद्र भाई जी, नरेश खोकर और विनोद सिला जी, इन सभी को, उनके साथ साथ पूरी गाजियाबाद की टीम और पूरे कई राज्यों से जो उपस्थित हुई हैं उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ, जय भीम करती हूँ, नमो बुद्धाय करती हूँ कि वो ऐसे ही समता सैनिक दल के द्वारा जो बाबा साहब ने इसको स्थापित किया तो उसके साथ वो काम करें और जब तक सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा हम कहीं भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। भाई जी बोल लेते स्पीच देने मत लग जाना, कविता ही सुनानी है, ठीक है। तो मैं जो ये कविता सुनाने जा रही हूँ, पहले बता दूँ कि ये कविता मैं खुद ही बनाती हूँ और मेरा जो कविता बनाने का स्थान है वो मेरी रसोई। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिलाएं रसोई में खाली ना रहें, अपने जो मन के उद्गार हैं उनको गीत में और उस शैली में पिरोने का प्रयास भी करें। तो वो गीत पेश कर रही हूँ। मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर
शिक्षा का द्वार खुलवाया, पढ़ने का हक दिलवाया। शिक्षा का द्वार खुलवाया, पढ़ने का हक दिलवाया। वो दे गए शिक्षा समान, पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में। संगठित रहना सिखलाया, समता का पाठ पढ़ाया। संगठित रहना सिखलाया, समता का पाठ पढ़ाया। वो दे गए हमें सम्मान, पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में। संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया। संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया। वो दे गए स्वाभिमान, पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में। जीवन जीना सिखलाया, हमें पशु से मानव बनाया। जीवन जीना सिखलाया, हमें पशु से मानव बनाया। वो दे गए संविधान, पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में। हमें बुद्ध का धम्म बताया, हमें मध्यम मार्ग बताया। हमें बुद्ध का धम्म बताया, हमें मध्यम मार्ग बताया। वो दे गए धम्म का दान, पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में मेरे भीम बाबा महान। पूजेंगे अब घर घर में, पूजेंगे अब घर घर में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय समता सैनिक दल। बहुत बहुत धन्यवाद जी।